हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज के इस वीडियो में लेक्चर 1 क्लास 12 से रिलेटेड है। और आज मैंने इस वीडियो में जो टॉपिक लिया है इंटीग्रेशन, एक न्यू टॉपिक है। इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? तो देखिए, इसका सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ भी लिखा है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और वो क्या है? इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। ये बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब इसी बात को मैंने यहाँ एक जनरल फॉर्म में भी समझाया है। वो कैसे कि फाई एक्स कोई फंक्शन ले लिया हमने जनरल, एफ एक्स फंक्शन ले लिया, सी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया है मैंने, ठीक है। तो देखिए जरा इसी बात को हम यहाँ समझाते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ डी एन डी एक्स फाई एक्स प्लस सी, यहाँ मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ फाई एक्स प्लस सी का। तो सपोज करो इसका डिफ्रेंशिएशन निकल के एफ ऑफ एक्स निकल के आ रहा है, कोई एफ एक्स फंक्शन निकल के आ रहा है, मीन्स डेरिवेटिव एफ एक्स निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ ये क्या प्रोसेस है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक। फाई एक्स प्लस सी का एफ एक्स में कन्वर्ट होना, ये एक डिफरेंशिएशन हो रहा है। अच्छा, और इधर अब आप देखिए, यहाँ फाई एक्स प्लस सी को कन्वर्ट किया एफ एक्स में, डेरिवेटिव निकल के आया एफ एक्स। और यहाँ क्या हो रहा है? एफ एक्स को यहाँ एफ एक्स कन्वर्ट हो रहा है फाई एक्स प्लस सी में। क्लियर? देखिए, यहाँ फाई एक्स प्लस सी एफ एक्स में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ एफ एक्स जो है वो फाई एक्स प्लस सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जस्ट रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि यहां क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां इंटीग्रेशन हो रहा है। तो फाई एक्स प्लस सी का हमने जब डिफरेंशिएशन किया तो एफ एक्स आया, और एफ एक्स का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो फाई एक्स प्लस सी आया। तो देखिए, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है कि नहीं है? यही बात मैंने ऊपर लिखा है, सिंपल, कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? अब मैं यहां पर इसको कुछ पर्टिकुलर फंक्शन लेकर के समझाऊंगा कि यहाँ ये c, यहाँ प्लस सी ही क्यों किया जा रहा है, इसका क्या मीनिंग है, इस बात को और समझना है। अच्छा, और दूसरा, ये जो पूरा सिस्टम है इसमें इस साइन को क्या कहते हैं, ये एफ एक्स क्या है, ये क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो देखिए, यहाँ ये जो साइन है, मैं इसको यहाँ लिखे देता हूँ, इस बात को और ढंग से समझ लो। सपोज करो ये साइन है आपका और एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स इज इक्वल फाई एक्स और प्लस सी, ये लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो साइन है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल साइन, ठीक। और ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इस एफ एक्स फंक्शन को हम इंटीग्रैंड, ठीक। और ये जो पूरा रिजल्ट निकल के आ रहा है इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक। और ये सी कांस्टेंट जो है इसको हम आपका इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
ठीक, क्लियर। और ये dx जो है जिसके रेस्पेक्ट में वेरिएबल यहाँ क्या है, x है, तो इस dx, केवल dx को हम एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा आपका कि ये जो साइन है, ये जो साइन दे रखा है यहाँ पर, इसको हम इंटीग्रल साइन कहते हैं। एफ एक्स यहाँ जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेंट कहते हैं, और जो रिजल्ट निकलता है ये डेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है, और सी यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, और dx यहाँ पर एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। ये सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर समझ लें पहले, तो क्लियर हो गया। अच्छा, और ये तो आपको पहले मालूम ही है डिफरेंशिएशन में क्या होता है, तो ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है कि नहीं है, आप ये देख लीजिए, दोनों ही प्रोसेस हैं। ये डिफरेंशिएशन भी एक प्रोसेस का ही नाम है और इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस का ही नाम है, ठीक है। तो यहाँ फाइव एक्स प्लस सी एफ एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या कर रहा है, इस एफ एक्स को फाइव एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर रहा है, क्लियर। अब यहाँ सी हम क्यों अटैच करते हैं उसको समझते हैं, और ये अभी मैंने फंक्शन तो फाइव एक्स और एफ एक्स जनरल फंक्शन लिए थे, ठीक है। तो अब हम इसको एक पर्टिकुलर फंक्शन से इसको हम समझाते हैं कि ये सी ही यहाँ पर क्यों लिया जा रहा है, देखिए जरा, क्लियर हो गया। तो यही यहाँ पर डेफिनेशन थी। अब देखिए इसको आगे, तो देखिए अब मैं मान लो मैं इस बात को ऐसे समझाऊंगा, मैं इस बात को ऐसे समझाता हूँ, चलो यहाँ मैं लिखे देता हूँ पहले इंटीग्रेशन भी, बिल्कुल ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए जरा, मैंने कोई फंक्शन लिया जनरल log x ले लिया, क्या लिया, log x, और log x का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था, क्या होता है, 1/x, क्लियर। अच्छा, अगर मैं dx log x और प्लस 4 लिया, ऐसा लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, log x का क्या हो जाएगा 1/x, और 4 का क्या हो जाएगा 0, तो फिर रिजल्ट क्या है आपका 1/x। मैं ले रहा हूं log x और प्लस आपका 6 ले रहा हूं, और dx 1/x, और फिर 6 का क्या हो जाएगा 0, मीन्स 1/x, ठीक। अच्छा, तो अब आप ये समझे कि यहाँ log x क्या है, ये log x क्या है, मैंने 5x, ये 5x की जगह पर log x ले लिया है, ये आप समझ में आ गया। ये क्या आपका 5x, सपोज करो 5x इज इक्वल log x है, ठीक है। और ये fx 1/x, ये आपका सपोज करो ये x है, ये रिजल्ट जो निकल के आ रहा है, जैसे ये इसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट ये 5x प्लस सी का fx निकल के आ रहा है, तो यहाँ log x का 1/x, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे कि देखिए log x का किया तब भी 1/x, log x प्लस 4 का कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन तब भी 1/x, log x प्लस 6 का कर रहा हूं तब भी 1/x, क्लियर। रिजल्ट हमारा एक ही निकल के आ रहा है, और ये फंक्शन हम यहाँ पर जो है इसको बदल रहे हैं, यहाँ मतलब log x लिया, log x के साथ जब मैं कोई किसी कांस्टेंट को अटैच करता जा रहा हूँ, कितने भी आप कांस्टेंट अटैच करें, रिजल्ट आपका 1/x निकल के आ रहा है। कहने का मतलब है यहाँ कांस्टेंट कोई नहीं था, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं था तब भी 1/x आया था, और कांस्टेंट में यहाँ अटैच कर देता हूँ तब भी 1/x आता है, क्लियर हो रहा है। और मैं एग्जांपल जैसे लेता हूँ, मैं ले रहा हूं जैसे कि आपका sin x, क्लियर हो गया यहां से ये चीज। और देखिए जैसे
और बहुत सारे फंक्शन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने साइन एक्स लिया, मैंने साइन एक्स और केवल साइन एक्स लिया, डी एन डी एक्स क्या है आपका कॉस एक्स, मैं डी एन डी एक्स साइन एक्स और प्लस ए कोई कांस्टेंट ले लिया, ए नहीं लेके आपका और कोई ले लो, 6 ले लो, एब्सोल्यूट कांस्टेंट ले लो, या ये ले सकते हो आपका, इससे फिर ये cos x हो गया, क्योंकि sin x का तो cos x होगा और 6 का 0 हो जाएगा, तो फिर ये cos x आ गया। डी एन डी एक्स मैंने sin x और प्लस 1/2 लिया, तो sin x का cos x और प्लस 0, 1/2 का 0, फिर ये cos x आ गया। कहने का मतलब है जब हमने कोई कांस्टेंट नहीं लिया था तब भी cos x आ रहा था, और जब यहाँ sin x प्लस कोई कांस्टेंट लिया तब भी cos x आ रहा है, यहाँ sin x प्लस 1/2 लिया तब भी cos x आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जैसे 6 है, ये 1/2 है, तो ये जो है ये तो आपने एब्सोल्यूट कांस्टेंट लिए थे, क्या लिए थे एब्सोल्यूट कांस्टेंट लिए थे। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम कोई कांस्टेंट नहीं अटैच करते तब भी रिजल्ट डेरिवेटिव हमारा cos x आ रहा है, और हम कांस्टेंट अटैच करते हैं तो कांस्टेंट का 0 हो जाता है, तो तब भी हमारा cos x ही आ रहा है। यहाँ 6 लिया, यहाँ 1/2 लिया, और मैं ले रहा हूँ sin x प्लस आपका मैंने लिया 10 डी एन डी एक्स आपका cos x और प्लस 10 का 0, हर बार 0 होगा, और ये cos x आ गया। तो देखिए यहाँ 10 ले लिया, यहाँ 1/2 लिया, यहाँ 6 ले लिया, ये एवरेज कांस्टेंट लेते चले जा रहे हैं, या कोई कांस्टेंट ना ले, कोई कांस्टेंट या कोई कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं तब भी cos x, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है तब भी cos x, और यहाँ कांस्टेंट लिया तब भी cos x। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ हम कोई कांस्टेंट रखें तब भी रिजल्ट सेम है, कांस्टेंट ना रखें तब भी सेम है, तो इसलिए यहाँ पर हमें C कांस्टेंट को रखना होगा। इसका मतलब समझ में आ गया। देखो यहाँ पर अब इससे मैच करने जा रहा है डी एन डी एक्स 5x प्लस सी लिया मैंने, यहाँ पर C लिया तब भी fx, और मैं यहाँ C ना लेता तब भी fx आता, ठीक है ना। जैसे यहाँ sin x cos x 6 लिया तब भी cos x, और C रख दूं तब भी fx, और C ना रखूं तब भी यही आएगा रिजल्ट। ऐसे ही वही sin x कोई कांस्टेंट नहीं है तब भी cos x, कांस्टेंट रखें तब भी cos x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे के सारे जितने भी ये आपका फंक्शंस बन रहे हैं कांस्टेंट के साथ, ठीक है, ये सारे फंक्शंस का कलेक्शन, सारे जो फंक्शंस हैं इनका जो कलेक्शन है वो ये सारा कलेक्शन कहलाता है। एक तरह से मानिए आप, ये पूरे कलेक्शंस हैं, और कलेक्शंस ये क्या है, इनको हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ये क्या है आपका डेरिवेटिव है, और ये क्या है आपका एंटी डेरिवेटिव कहलाता है, या प्रिमिटिव कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं प्रिमिटिव। तो ये भी प्रिमिटिव है, ये भी प्रिमिटिव है, ये भी प्रिमिटिव है, ये भी प्रिमिटिव है, ये भी प्रिमिटिव, ये सारे प्रिमिटिव्स या एंटी डेरिवेटिव, इन सब का जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव, ठीक, ये सब कलेक्शन ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स। क्लियर आ गया। तो कहने का मतलब है यहाँ C कांस्टेंट लगाने का मतलब क्लियर हो गया होगा अब, कि यहाँ हम अगर C रखते हैं तब भी वो आता है रिजल्ट, और C न रखें तब भी fx ही आता है, तो यहाँ C रखना जरूरी है। और ये एक पूरा एक कलेक्शन को शो करता है, किसको, कलेक्शन को, कलेक्शन, अरे क्या लिख दिया,
collection of all primitive या एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको, एंटी डेरिवेटिव, ठीक। तो ये कलेक्शन है। यहाँ सी एवरेज कांस्टेंट, सी क्यों लिया? ये एवरेज कांस्टेंट है क्योंकि सी की जगह पर कोई वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट। सी इज इक्वल 6 हो सकता है भाई, सी इज इक्वल 6 हो सकता है, सी इज इक्वल 1/2 हो सकता है, सी इज इक्वल टू 10 हो सकता है, एनी कोई भी कांस्टेंट यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो हमने कोई कांस्टेंट यहाँ अटैच किया भाई, सी इज इक्वल 6 लिया, सी इज इक्वल 1/2 लिया, सी इज इक्वल टू 10 लिया, कोई भी हो सकता है। कोई भी कांस्टेंट अटैच किया तब भी एफ एक्स आ रहा है और अटैच न करें तब भी एफ एक्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ सी रखना जरूरी है। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ बिल्कुल समझ लो इस बात को, ठीक है। तो ये क्या है, और एक बात यहाँ ये भी समझ लो कि ये इस फंक्शन का जो निकल के रिजल्ट आता है इसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। ये डेरिवेटिव कहलाता है। और यहाँ इस इंटीग्रेंड का जो रिजल्ट निकल के आता है ये आपका कलेक्शन ऑफ ऑल प्रिमिटिव या ऑल एंटी डेरिवेटिव्स। ये एक डेरिवेटिव, बहुत सारे डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव्स, बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव का एक कलेक्शन है। कलेक्शन क्यों है? क्योंकि सी यहाँ चेंज होता रहेगा, बहुत सारे, जैसे ये सब मैंने बताया ना, ये सारा कलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया, यही सारे के सारे यहाँ फंक्शन अटैच है। क्लियर हो गया? ये है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने और लिया एग्जांपल आपको समझाने के लिए, मैं ले रहा हूं कि e टू द पावर x dn dx, देखिएगा इसका रिजल्ट ex ही होता है, और मैंने dn dx e की पावर x और प्लस मैंने लिया आपका 12, तो यहाँ e की पावर x का तो e की पावर x और 12 का डिफरेंशिएशन 0, तो फिर e की पावर x ही आ गया, ठीक है। dn dx e की पावर x प्लस 6, यहाँ भी आपका e की पावर x और प्लस 0, मतलब e की पावर x ही आ गया। कहने का मतलब है ये रिजल्ट कांस्टेंट रखो तब भी ex आ रहा है, कांस्टेंट के साथ इसको करें तो कांस्टेंट 0 हो रहा है, ठीक। तो इसलिए ये जो है ये सारे रिजल्ट, ये जो है यही तो यहाँ कलेक्शन, यहाँ अटैच उल्टा हो रहा है ना, रिवर्स भाई। ये आपका 5x प्लस सी का ये डिफरेंशिएशन एफ एक्स आ रहा है, ये आ रहा है एफ एक्स आ रहा है, और इसका जस्ट उल्टा रिवर्स ये आपका इंटीग्रेशन में आता है। तो इसलिए ये सारे कोई भी कांस्टेंट यहाँ हो सकता है, तो सभी कांस्टेंट को हटा के हम सी कांस्टेंट यहाँ रख देते हैं। कांस्टेंट रखेंगे न रखें तब भी वो रिजल्ट आता है, और रख दें तब भी आता है, तो वहाँ रखना होगा कांस्टेंट, ये ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है ना। तो सी कांस्टेंट यहाँ अटैच करना होगा, इस बात को ध्यान रखना, सीधी सी बात ये है। इतना दिमाग घुमाने की, ये पूरा समझाने का मेरा कंक्लूजन ये है कि यहाँ सी को रखना है कांस्टेंट। क्यों रखना है? क्योंकि सी को रखें तब भी वो ex आ रहा है, न भी रखें तब भी ex आ रहा है, तो सी को रखना होगा। ये सब एक कलेक्शन को शो करता है। ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव। ये क्या है? डेरिवेटिव है। ये क्या है? आपका डेरिवेटिव निकल के आ रहा है, ये सब डेरिवेटिव है। और ये क्या है? सारे के सारे एंटी डेरिवेटिव है। ये क्या है? एंटी डेरिवेटिव। क्लियर? तो ये सब एंटी डेरिवेटिव का पूरा कलेक्शन ही ये आपका आपका डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। कलेक्शन ऑफ ऑल प्रिमिटिव या ऑल डेरिवेटिव इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक। यही कलेक्शन ऑफ ऑल प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। बट सिंपल ये तरीका है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे और वो फटाफट आप इसमें काम करेंगे फिर। जैसे अब देखिए जरा,
तो यहाँ सी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आप देखें इसको आगे। देखिए ये फिर से मैं डिफरेंशिएशन और ये आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन का, डी एन डी एक्स और आपका log x क्या होता था, 1/x होता था। अब इंटीग्रेशन इसका, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा, तो देखो log x का 1/x होता था, तो 1/x का log x और प्लस c अटैच होगा, ठीक। ऐसे ही डी एन डी एक्स ई एक्स का ई एक्स होता था, तो यहाँ ई एक्स और डी एक्स का ई एक्स और प्लस सी, ठीक। क्लियर हो गया। अभी जो हमने कर रहे थे ये क्या आपका फाइव एक्स प्लस सी, इसका एफ एक्स हो गया, और या एफ एक्स का फाइव एक्स प्लस सी हो गया, एक तरह से ये मानिए आप, ठीक है। और आगे जैसे डी एन डी एक्स सेक 10 ले लो पहले, 10x का क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ सेक स्क्वायर यहाँ रख देना है, सेक स्क्वायर डी एक्स का 10x और प्लस सी, डी एन डी एक्स आपका साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स होता था, और यहाँ कॉस एक्स और ये डी एक्स। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। अच्छा, और आपका डी एन डी एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, और भी हैं, जैसे एक और है जो सबसे पहला ही फॉर्मूला है उसे भी लिख लो, डी एन डी एक्स आपका x की पावर n, इसका क्या होता था, n x n माइनस 1, ये होता था, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर n dx का, देखो यहाँ बड़ा सिंपल है, हर चीज उल्टा हो रहा है। देखो यहाँ ये n x n की पावर n इधर इंटू में आता है और x n माइनस 1 कम होता है, और यहाँ जब मैं इसका करूँगा तो x की पावर या n ऐड हो जाएगा और अपॉन में वो n प्लस 1 और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। ये है, और जैसे मैं यहाँ और लिख सकता हूँ कुछ फॉर्मूले, बड़ा सिंपल वही है ना, इंटीग्रेशन इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है। तो क्या, देखिए dx डी एन डी एक्स और x का क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ 1 का
x होगा x प्लस सी, बस उल्टा भाई। या x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस सी जुड़ेगा ही वहां पर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 0 का इंटीग्रेशन सी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले इनको पहले कंप्लीट करें और उसके बाद फटाफट करते चले जाएंगे आप इसको। क्लियर हो गया होगा यहां से? क्लियर? इनको बिल्कुल याद कर लें फॉर्मूलों को, ये जस्ट उल्टे फॉर्मूले हैं और इनसे फिर क्वेश्चंस आप फटाफट करते चले जाएंगे। देखिए, तो अब देखो जैसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। जैसे कोई एक्सप्रेशन दे रखा है हमारा, बड़ा सिंपल, ये तो मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इन सबको क्लियर करके समझाया था अभी। अब देखिए, जैसे मान लो कोई फंक्शन है x की पावर देखिए x की पावर 4 है और उसे इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। फॉर्मूला भी क्या बताया मैंने, x की पावर n और ये dx, इसका क्या होता है x n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस सी, ये जोड़ना है बस खत्म। इसका क्या हो जाएगा, n की जगह पे यहाँ क्या है, n इज इक्वल क्या है 4 और ये dx, तो क्या हो जाएगा x 4 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1 और प्लस सी, x 5 अपॉन में 5 और प्लस सी, ये फाइनल हो गया आंसर। क्लियर? ऐसे काम करना है। अच्छा, जैसे डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे कि कोई कांस्टेंट इसके साथ इनटू में होता था तो उसे बाहर निकालते थे, ऐसे यहाँ पर भी हम करेंगे। जैसे यही ले लूँ मैं 4, मान लो x 4 और इसके साथ में कोई 5 यहाँ इनटू में है कांस्टेंट, इसका हमें करना है, फॉर्मूला यही लगेगा। तो 5 को हम बाहर निकालेंगे, 5 बाहर निकाला, इससे साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं इसको, या इंटीग्रल साइन से इसको हम बाहर निकालते हैं 5 को, x4 और dx। ठीक है, ये आ गया यहाँ dx, तो 5 और ये क्या हो जाएगा x 5 अपॉन में 5, 5 से 5 कैंसिल और प्लस सी अटैच करना है, क्या हो गया आपका x 5 और प्लस सी, ये आंसर हो गया, ये हो गया, खत्म मामला। अच्छा, और आगे तो क्या बताया मैंने अभी आपको कि जैसे कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमें करना है केवल 5 है, 5 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो 5 को भी बाहर निकालेंगे, 5 बाहर निकाला, अंदर क्या रहा, कुछ नहीं, तो 1 रहा, 1 का भी हमने क्या बताया था इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 5 इंटू एक्स। ठीक, ये आंसर हो गया भाई। अभी हमने बताया था ना कि डी एन डी एक्स और x का इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है भाई, x का डिफरेंशिएशन 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस सी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 5x और प्लस सी ये और अटैच कर देना। सी क्यों अटैच करते हैं वो अभी हमने बताया, सारे उसका प्रीमिटिव्स जितने भी हैं ये सब क्या है, प्रीमिटिव्स हैं। ये जो अंदर जो डिफरेंशिएशन जिस फंक्शन का करते हैं वो क्या है, प्रीमिटिव्स हैं। उन सब का कलेक्शन
सारे प्रिमिटिव्स का कलेक्शन, उसमें कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है, उन सब का कलेक्शन ही डेफिनेट इंटीग्रल्स कहलाता है। इसलिए ऐसे अटैच कर देते हैं। बड़ा सिंपल तरीके से वही मैं इस बात को समझा रहा हूँ, आगे हम फिर बढ़ेंगे। अब मान लो कांस्टेंट का आपका क्लियर हो गया, कांस्टेंट को बाहर निकालो, 1 बचेगा, 1 का आपका x लिख दो, खत्म मामला, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लो 0 है कोई, तो 0 का क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा। क्यों? क्योंकि c का डिफरेंशिएशन क्या है आपका 0 होता है, तो इसका 0 का c हो जाएगा। c प्लस कांस्टेंट यहाँ अटैच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल c लिख दो, ठीक है, ये आंसर होगा, क्योंकि c ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये आ गया। तो अब ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं अभी आपके सामने। जैसे मैंने लिया एक मिक्स्ड फंक्शन ले लिया, मैंने ले लिया sin x प्लस e⁻x प्लस ये 4 और लगा लो इनटू में, और आपका x 1/2, ऐसा कोई फंक्शन है मिक्स्ड। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x करना है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ये करेंगे सबसे पहले, और फिर यहाँ हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे। देखो 4 को बाहर निकालूंगा, जो इनटू में कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकालना है, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन और साइन x और dx ये आपका ये इंटीग्रल साइन, और ये आपका इंटीग्रैंड फंक्शन, और ये dx एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये अलग अलग फंक्शन है ना, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, प्लस माइनस से अटैच हो तो सबके साथ अलग अलग यही साइन लगाना है। जैसे डी एंड डी एक्स लगाते थे डिफ्रेंशिएशन करते समय, ऐसे ही यहाँ काम करना है, और ये डी एक्स करना है। फिर आपका x 1/2 और डी एक्स करना है, क्या हो जाएगा 4 साइन एक्स का भी हमने पढ़ा cos x माइनस cos x, साइन एक्स का माइनस cos x, साइन एक्स का माइनस cos x, और ex का ex ही रहता है, और इसका x का पावर 1/2 और +1 अपॉन में 1/2 और +1, और प्लस सबके साथ c, इन सब के साथ लास्ट में c अटैच कर देना, ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से ये काम करना है, ठीक है। तो मैंने खुद आज इंट्रोडक्शन दिया इसका, केवल इस वीडियो के अंदर, और कुछ नहीं था। ये इंटीग्रेशन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या है, सारे ऑल एंटी डेरिवेटिव्स का जो कलेक्शन है, ऑल एंटी डेरिवेटिव्स या ऑल प्रिमिटिव्स कह सकते हैं, उन सब का जो कलेक्शन है उसी को हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, उन्हीं को हम डेफिनेट इंटीग्रल्स कहते हैं। तो वो एंटी डेरिवेटिव क्यों है, क्योंकि उसी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेरिवेटिव निकलता है। तो एंटी डेरिवेटिव में कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कांस्टेंट होगा तो उसका 0 हो जाता है, तो बहुत सारे वो कांस्टेंट से बहुत सारे फंक्शंस बन जाते हैं वो, तो उन सब का कलेक्शन ही इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है, इसलिए वहाँ c अटैच करते हैं, क्योंकि c किसी में है किसी में नहीं है, ठीक है ना। तो सबके साथ c रख दिया जाता है, सबका एक कॉमन c रख दिया जाता है, ये कह सकते हैं। वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट जो अलग अलग रहते हैं उन सब का एक एवरेज कांस्टेंट c अटैच कर दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और इस नेक्स्ट वीडियो हम फिर आगे लेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।